Hello, dear students. I hope you all are fine. I hope you are preparing hard for your September evaluation. Today, I'm going to cover the chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. बच्चों ने इस चैप्टर की डिमांड काफ़ी देर पहले डाली थी बट मैं नहीं इसको कवर कर पाई एज आई वाज क्वाइट बिजी। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा इस चैप्टर को कवर करें। इट्स अ बिट डिफिकल्ट चैप्टर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका बिफोर यू रीडिंग टास्क देखते हैं जिसमें जो सबसे फर्स्ट वर्ड हमारे पास आया है दैट अपार्थीड। अपार्थीड ये एक वर्ड है, ठीक है। अब इसके स्पेलिंग लर्न करने मुश्किल लगते हैं बच्चों को, पर हम कर सकते हैं। अपार द एंड आई डी, अगर हम इसे ऐसे लर्न करें अपार द आई डी तो याद हो जाएगा। अपार्थीड एक पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। और ये साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही क्रूअल एक पॉलिसी मानी जाती थी, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ब्रूटल। इस पॉलिसी को बनाया था ब्रिटिशर्स ने, और जो साउथ अफ्रीका में ही वाइट्स रहते थे उन्होंने आपस में पैचअप किया था, ठीक है। एंग्लो बोर वॉर के बाद वो आपस में पैचअप करके वो एक ग्रुप बन गए, और जो वहाँ के ब्लैक्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, और उस गवर्नमेंट के अंदर अपार्थीड पॉलिसी बनाई जिसमें जो ब्लैक्स थे उनको बहुत ही लो वैल्यू कर दिया गया, ठीक है। अब इस पॉलिसी से लड़ते लड़ते 3 सेंचुरीज निकल गई ब्लैक लोगों की, यानी कि 300 ईयर्स निकले, ठीक है। बहुत सारे उन्हें एफर्ट्स करने पड़े, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े। उसके बाद 10 मई 1994 को जाके उन्हें अपना फ्रीडम मिला है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए वहां पे, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। एंड नेल्सन मंडेला जो एक ब्लैक हैं, खुद थे एक ब्लैक, उन वो बने वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसने 252 सीट्स वन की थी आउट ऑफ 400 सीट्स। और सबसे पहली एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुई और उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के फ्रीडम को इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किया, और कंट्री प्रॉपरली फ्री हुई। किन से फ्री हुई? जो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट्स थे वो, और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मिली भगत से हम कह सकते हैं, उनका एक ग्रुप था, ठीक है। हाँ जी, अब हम आते हैं मेन चैप्टर की तरफ। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, कहते 10 मई का जो दिन निकला, डॉन का मतलब होता है दिन का निकलना, सूर्य का उदय होना, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज डस्क, यानी कि सन जो है सेट होना, उसके लिए हम डस्क बोलते हैं। जनरली इन्हें इकट्ठा बोला जाता है डॉन टू डस्क, राइट। तो कहते जो 10 मई का दिन जो है वो जब वो दिन चढ़ा, जब उस दिन सूर्य निकला, तो वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर डे था नेल्सन मंडेला के लिए और उनकी कंट्री के लोगों के लिए, साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए। और उन्होंने क्या बोला कि आई हैड बीन, पूरे चैप्टर में आई वर्ड नेल्सन मंडेला के लिए यूज किया गया है, आपने ध्यान रखना है। हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज, कहते कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन पहले ही, क्योंकि इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो आने के कुछ दिन बाद जो है वो सेरेमनी होती है जिसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो ओथ लेते हैं अपनी पोस्ट के लिए। तो कहते हैं बिसीज्ड मींस टू सराउंड क्लोजली, मतलब कि बहुत सारे डिग्नेटरीज बाकी कंट्रीज से, डिग्नेटरीज यहाँ पे हम लगा सकते हैं जो हाई लेवल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब ने वहां पे आना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जो नेल्सन मंडेला हैं उनसे मिलना स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्टेड पेइंग देयर रिस्पेक्ट टू नेल्सन मंडेला बिफोर दैट सेरेमनी, बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ दैट फ्रीडम। इनॉग्रेशन मैंने पहले ही बताया, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन होता है, ठीक है। किसी न्यू चीज की जो स्टार्टिंग होती है उसके लिए हम जो सेरेमनी करते हैं उसको हम इनॉग्रेशन बोलते हैं, फाइन। तो अब इनॉग्रेशन किस चीज का हो रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है 300 ईयर्स के बाद वाइट के जो रूल्स हैं उनसे वो फ्री हुआ है। और अपार्थीड पॉलिसी जो कि एक बहुत ही ब्रूटल पॉलिसी मानी जाती है, जिसका मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, भेदभाव करना रंग के बेसिस के ऊपर कि कौन वाइट है कौन ब्लैक है, और ब्लैक्स को डी वैल्यू करना, वो खत्म की गई थी, ठीक है। The inauguration would be the largest gathering over the international leaders on South African soil. Soil का यहाँ मतलब लैंड है,
ठीक है, कहते हैं ये सबसे बड़ी गैदरिंग साउथ अफ्रीका में होने जा रही थी क्योंकि 140 कंट्रीज के जो डिग्नेटरीज हैं उन्हें वहां पे इनवाइट किया गया था एंड वो लोग आए भी थे। अब ये सेरेमनी जोग्राफिकली कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो जिसके सेंटर में एक ओवल या फिर एक राउंड ग्राउंड होता है और साइड्स में बैठने के लिए स्टेयर्स बनी होती हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारे क्रिकेट के मैचेस होते हैं उनका जो ग्राउंड होता है वैसा। उससे मतलब छोटा होगा थोड़ा ये, लेकिन होता बिल्कुल वैसा ही है और इसकी रूफ नहीं होती, यहाँ पे मेंशन है रूफ नहीं होती है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है ये बिल्डिंग? प्रेटोरिया। प्रेटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। फाइन, वहां पे यूनियन बिल्डिंग है जहां पे उनके गवर्नमेंट के जितने भी सेरेमनीज हैं वो होती हैं, वहां पे ये सेरेमनी होने जा रही है। और इस सेरेमनी में एक्चुअल में होना क्या है कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो ओथ लेंगे, वो कसम खाएंगे टू द लॉयल्टी एंड द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, वो क्या उनको ओथ दी जाएगी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनेंगे वो, तो उसका ये सारी जो है वो सेरेमनी हो रही है। लेकिन कहते हैं फॉर डेकेड्स, डेकेड, एक डेकेड जो होता है वो होता है 10 ईयर्स का, मतलब अ ग्रुप ऑफ 10 ईयर इज इक्वल टू 1 डेकेड। कहते हैं बहुत डेकेड से, बहुत सालों से ये जो सीट थी, जो ये प्रेसिडेंशियल सीट थी और ये जो बिल्डिंग थी, इसमें जो सेरेमनीज हो रही थी वो कौन कर रहा था? सिर्फ वाइट लोग कर रहे थे, उनकी सुप्रीमेसी थी वहां पे, उनका डोमिनेशन था। ठीक है, लेकिन आज वहां पे क्या है? आज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, लेकिन आज वहां पे तरह तरह के डिग्नेटरीज आए हुए हैं, रेनबो गैदरिंग है। और वहां पे फर्स्ट साउथ अफ्रीकन नॉन रेशियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने जा रही है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने जा रही है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसमें हम अपनी वोट कास्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अब कहते हैं कि सीजन कौन सा है? ऑटम सीजन है, फॉल भी जिसको आप बोल देते हो, फॉल सीजन। ऑटम सीजन का एक बहुत ही लवली डे है एंड आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। आई अगेन मैं बता रही हूँ, नेल्सन मंडेला अपने बारे में बात करें कि मेरे साथ मेरे को कंपनी कौन दे रहा है, मेरे साथ कौन है? मेरी डॉटर है जेनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स जो स्टेज है जहां जाके उन्होंने वो कसम ओथ पूरी क्राउड के सामने, डिग्नेटरीज की जो एक पूरा क्राउड है उनके सामने लेनी है। तो सबसे पहले जो स्टेडियम है, सॉरी, जो स्टेज है उसके ऊपर जाते हैं मिस्टर डी क्लार्क। अब डी क्लार्क जो है वो क्या बनने जा रहे हैं? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। और वो सबसे पहले स्वॉन करते हैं। स्वॉन वर्ड बना है स्वीयर वर्ड से, यानी कि कसम खाते हैं, लॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी की टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका। और नंबर 2 पे जो है वो जाते हैं थाबो मैबेकी, और ये हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर ये जो है वहां पे स्वॉन करते हैं, कसम खाते हैं। और उसके बाद नेल्सन मंडेला की टर्न आती है, वो प्लेज करते हैं। अगेन प्लेज का मतलब है कसम खाना। और वो कहते हैं कि मैं ओबे करूंगा और अपहोल्ड करूंगा, मतलब मैं पूरी तरह से मानूंगा और सपोर्ट करूंगा। अपहोल्ड इज सपोर्ट करूंगा, किस चीज को? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को। और अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करूंगा अपनी रिपब्लिक कंट्री और उसके लोगों के लिए। ठीक है, और असेंबल्ड जो गेस्ट हैं एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वॉचिंग वर्ल्ड मीन्स जो दुनिया बाहर टीवी पे ये सारा कुछ देख रही है या रेडियो पे सुन रही है, उसके लिए उन्होंने एक स्पीच दी है। अब नेक्स्ट जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो थोड़े छोटा करके फॉन्ट लिखा हुआ है, वो उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं जो उन्होंने उस दिन वहां स्पीच में बोले थे। तो यहाँ पे वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वी हु वर आउटलॉज। आउटलॉज का मतलब वैसे होता है इलीगल, कि हमें इलीगल कंसीडर कर दिया गया था, हमें आउटलॉ कर दिया गया था, हमें मतलब ब्लैक लोगों को। और कहते आज हम ही वो ब्लैक लोग हैं जिन्हें ये रेयर प्रिविलेज हासिल हुआ है। प्रिविलेज का मतलब है ऑनर, कि ये रेयर, रेयर होता है जो दुनिया में बहुत ही कम हो, जो यूनिक जिसको हम कह सकते हैं। वो कहते हैं ये ऑनर हमें 300 साल के बाद मिला है, जिसमें हम खुद ही एज हो अपनी नेशन को होस्ट कर रहे हैं। और हमारी धरती के ऊपर हमने होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से हमने यहाँ पे डिग्नेटरीज को इनवाइट किया है अपनी खुद की मर्जी से, अपनी खुद के सॉइल यानी लैंड पे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, जितने भी लीडर्स बाकी कंट्रीज के यहाँ आए हैं, हम सब उनका थैंक यू करते हैं। प्लस हम उन्हें क्या कह रहे हैं? हैविंग कम टू टेक द पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, मतलब पोजेशन होता है हासिल करना, किसी चीज के मालिक बनना।
तो कहते हैं हम उन्हें कहते हैं कि जैसे हमारी कंट्री आज किस चीज की मालिक बन रही है, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की, तो वो यहाँ हमारा साथ देने आए हैं। ठीक है, तो वो भी इस चीज के पार्टनर्स हैं एक तरह से हमारे साथ। किस चीज के? जो हमें न्याय मिला है उस चीज के पार्टनर्स हैं। जो हमें आज पीस मिला है 300 सालों के बाद, जो हमें ह्यूमन डिग्निटी मिली है, डिग्निटी होती है रिस्पेक्ट, जो उन्हें 300 ईयर्स के बाद मिली है विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, विद लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि हमें फाइनली हमारा पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मिला है। एमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उनके ऊपर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर आप कभी नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको, या उनकी कोई ऑटोबायोग्राफी अगर, या इससे रिलेटेड कोई भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, तो आपको ज्यादा इन डेप्थ इसका पता चलेगा कि उनके ऊपर किस तरह के टॉर्चर्स हुए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, राइट। पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, वो कहते हैं हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है। पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने का मतलब है कि आज हम अपनी खुद की डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कंडक्ट कर पाए हैं, वोट कर पाए हैं साउथ अफ्रीका के लोग, और अपना खुद का लीडर उन्होंने चूज किया है। तो वो कहते हैं कि मैं प्लेज करता हूँ टू आवर सेल्फ टू द लिबरेट, टू लिबरेट ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी कंट्री के सारे लोगों को लिबरेट यानी कि फ्री करूंगा। किस चीज से? पॉवर्टी से। बॉन्डेज मीन्स जिसको हम कहते हैं बंदिशें। पॉवर्टी यानी गरीबी से। डेप्रीवेशन यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, जब कोई गवर्नमेंट किसी को उसके राइटफुल बेनिफिट्स नहीं देती उससे, या किसी भी तरह की सफरिंग से, या कोई जेंडर बायस भी वो कहते हैं मैं अपनी कंट्री में होने नहीं दूंगा। जेंडर बायस होता है जिसमें मेल्स और फीमेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले के समय में ऐसा होता था कि सेम जॉब के लिए मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंट सैलरीज दी जाती थी। मेल्स को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी कंपैरेटिव टू फीमेल्स। ठीक है, या किसी भी और तरह का अगर वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होगा मेरी कंट्री में, तो उससे मैं अपनी कंट्री के लोगों को बिल्कुल लिबरेट करूंगा, फ्री करूंगा, ये मैं आज प्लेज करता हूँ। और उसके बाद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब वो कहते हैं ऐसा अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका की, इसमें कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस करेगा जिसमें एक ग्रुप या एक पर्सन दूसरे ग्रुप या दूसरे पर्सन को टॉर्चर करेगा, डोमिनेट करेगा। ऑपरेशन मीन्स डोमिनेट करना, टॉर्चर करना या एक्सप्लॉइट करना। इट मीन्स, उनके कहने का मतलब है कि अब दोबारा इस कंट्री को हम कभी भी किसी के भी अंडर आने नहीं देंगे। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो कहते हैं कि ये जो ह्यूमन अचीवमेंट आज हुई है, जो हमने अपने आप को फ्री करके अपने फ्री साउथ अफ्रीका को हासिल किया है, इसके ऊपर सन कभी भी सेट नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सूरज कभी ढलेगा ही नहीं। सूरज तो नेचुरल चीज है, उसने तो राइज भी होना है और ढलना भी है, सेट भी होना है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि इसकी ग्लोरी कभी खत्म नहीं होगी, इसकी शाइन कभी खत्म नहीं होगी, हम वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। ठीक है, लेट द फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रेन का मतलब होता है राज करना। ठीक है, यहाँ हम इसको कहते हैं प्रिवेल करना। तो वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि जो फ्रीडम है ये यहाँ प्रिवेल करता रहे, साउथ अफ्रीका में राज करता रहे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारे जो वर्डिंग थी ये उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं जो एज इट इज इस टेक्स्ट में कोट किए गए हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब उनकी स्पीच के थोड़े ही समय बाद सब लोगों की आंखें स्काई की तरफ, आसमान की तरफ होती हैं, क्योंकि आसमान के अंदर क्या है? एक स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स है, यानी साउथ अफ्रीका के जो जेट प्लेन्स हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, और उनका स्पेक्टेकुलर एरे है। स्पेक्टेकुलर एरे मतलब एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। जब किसी चीज का कोई हम एग्जीबिशन लगाते हैं या शो करते हैं और वो बहुत इंप्रेसिव होता है, तो उसको हम स्पेक्टेकुलर एरे बोलते हैं। और ऑ वाली फीलिंग से सब इसको देख रहे हैं। ऑ वाली फीलिंग का मतलब है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ काइंड ऑफ समथिंग विच इज वेरी ऑसम, जिसको देख के एकदम से हम हैरान हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स हैं वहां पे। ट्रूप कैरियर्स रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, मतलब कि उनकी जो कोऑर्डिनेशन है आपस में वो बहुत ही अच्छी है। ट्रूप कैरियर्स होता है ग्रुप, आर्मी ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं वो एक ग्रुप में हैं और उनका फॉर्मेशन जबरदस्त है, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ये जेट्स जो हैं ये फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिस्प्ले है ये
पिन पॉइंट प्रिसिशन वाला है। पिन पॉइंट प्रिसिशन होता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें कोई भी गलती ना हो, इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट डिस्प्ले उन्होंने किया है। अब मिलिट्री फोर्सेस ने भी वहां पे डिस्प्ले किया है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे होता है, राइट। लेकिन कहते हैं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है मिलिट्री की, ये सिर्फ एक दिखावा, एक डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना। सिर्फ वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है चीजों की, वो ये भी दिखा रहे हैं कि जो कंट्री की मिलिट्री है अब वो डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल है, ईमानदार है। नई जो गवर्नमेंट आई है उसके प्रति ईमानदार है, और न्यू गवर्नमेंट जो आई है दैट इज फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड मींस इलेक्टेड बाय कास्टिंग वोट। लोगों ने अपने वोट देके इन अ वेरी फ्री एंड अ फेयर मैनर दे हैव सिलेक्टेड नेल्सन मंडेला एज देयर फर्स्ट डेमोक्रेटिक ब्लैक प्रेसिडेंट। और नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी मैंने आपको बता दिया पहले, शायद अगर नहीं बताया दोबारा बता रही हूँ, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अब कहते हैं कुछ ही समय ओनली मोमेंट्स बिफोर उन्होंने बताया कि वहां क्या हो रहा है, कि जितने भी वहां जनरल्स हैं आर्मी के, जितने डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, जितने पुलिस पर्सोनल वहां पे है, उन सबकी जो चेस्ट है वो बिडेक्ट विद रिबन्स। बीडेक्ट का मतलब होता है, बिडेक्ट का मीनिंग है डेकोरेट, ठीक है, डेकोरेटेड है। उनके चेस्ट के ऊपर रिबन्स लगे हुए हैं, मेडल्स लगे हुए हैं, एंड वो सब सल्यूट किसको कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला को। प्लस वो भी प्लेज कर रहे हैं कि वो कंट्री के प्रति लॉयल रहेंगे। अब नेल्सन मंडेला को वो दिन याद आते हैं, वो कहते हैं कि अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो यही सेम ऑफिसर्स, यही सेम डिफेंस लोग जो थे, ये मेरे प्रति लॉयल नहीं थे, ब्लैक लोगों के प्रति लॉयल नहीं थे, ये लॉयल थे व्हाइट लोगों के प्रति, क्योंकि उस टाइम व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी वहां पे चल रही थी। तो वो कहते अगर कुछ साल पहले की बात होती तो यही लोग मुझे सल्यूट ना करते, लेकिन मुझे अरेस्ट कर लेते। जो आज मुझे खड़े होके वहां पे सेम लोग सल्यूट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग डील। नाउ फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स। शेवरन होता है कोई भी चीज जो वी शेप में है, पैटर्न इन अ शेप ऑफ वी। तो इम्पाला जेट्स मीन्स कि एक जेट प्लेन्स हैं वो वी शेप में उड़ रहे हैं आसमान में, और उनमें से स्मोक ट्रेल हो रही है, यानी कि स्मोक निकल रही है। किस कलर की, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और ये कलर किस चीज के हैं, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स। ठीक है। अब वो कहते हैं द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी। डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी मीन्स कि जो दिन है आज का वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज इक्वालिटी हुई है व्हाइट्स एंड ब्लैक्स की, और आज एंड हुआ है द क्रूअल पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। ठीक है। और दो नेशनल एंथम्स वो कहते हैं यहाँ पे बज रही हैं। एक नेशनल एंथम है जो व्हाइट्स की है और उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है। इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनकी लैंग्वेज में है। और एक कहते न्यू नेशनल एंथम है जो ब्लैक्स की है, जिसका नाम है डाई स्टेम। एक्चुअली में ये न्यू नहीं है, एक्चुअली में कंट्री की एक्चुअल नेशनल एंथम यही वाली थी, डाई स्टेम। लेकिन जब व्हाइट्स ने, जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट लोग हैं उन्होंने, और ब्रिटिशर्स ने एंग्लो बोअर वॉर के बाद आपस में पैचअप करके एक ग्रुप बना लिया और वो ब्लैक्स के अगेंस्ट हो गए, तो उन्होंने इस नेशनल एंथम डाई स्टेम को बंद कर दिया और अपनी ये नाकोसी साइकेलेई अफ्रीका, ये वाली नेशनल एंथम स्टार्ट कर दी। लेकिन अब दोबारा से डाई स्टेम, जो कि उनकी ओरिजिनल नेशनल एंथम है, उसे नेल्सन मंडेला ने दोबारा से स्टार्ट करवाया। एंड ऑल्दो द दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स। लिरिक्स होता है वर्डिंग, जो उस नेशनल एंथम की वर्डिंग है। वो कहते हैं उस दिन किसी भी ग्रुप को वर्डिंग नहीं आती थी, लेकिन वंस लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज मीन्स दे टुक इट एज अ वेरी लो थिंग। ठीक है। वो इस नेशनल एंथम को बहुत ही लो समझते थे, उसको नेशनल एंथम का उसको जो दर्जा देना होता है जो वो देते ही नहीं थे, इसलिए उनको इसके लिरिक्स नहीं आते थे। लेकिन वो कहते सून इन्हें ये पूरी नेशनल एंथम डाई स्टेम बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो साउथ अफ्रीका है वो किसी के अंडर नहीं आएगा। अब वो कहते हैं ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म का मतलब होता है जब आपके किसी भी तरह के इमोशंस, चाहे हैप्पीनेस के हैं चाहे सैडनेस के हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं उस दिन, जिस दिन इनॉग्रेशन था 10 मई 1994 था, उस दिन मैं बहुत, मेरे इमोशंस हाई चल रहे थे, मैं हिस्ट्री को याद कर रहा था। और मैं याद कर रहा था कि जब 20th सेंचुरी के पहले 10 साल थे, पहला डेकेड था 20th सेंचुरी का,
और एंग्लो बोर वॉर जो है उसके अ फ्यू इयर्स आफ्टर उसको खत्म हुए, उस बिटर वॉर को, उस बहुत ज्यादा ब्रूटल वॉर को खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे। और वो कहते मेरा अभी बर्थ भी नहीं हुआ था दुनिया में। तो जो वाइट स्किन लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप कर लिया किसके साथ, उन्होंने अपने डिफरेंसेस खत्म कर लिए किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। एंड दे इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उन्होंने अपनी खुद की ही कंट्री में व्हाइट स्किन के जो लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही पैचअप देयर डिफरेंसेस, आपस में उनके जो डिफरेंसेस थे उनको खत्म किया, और अपनी खुद की ही कंट्री के जो ब्लैक लोग थे उनको साइडलाइन कर दिया, उनके ऊपर अपना डोमिनेशन स्टार्ट कर लिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies। अब कहते हैं उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, स्ट्रक्चर का मतलब है अपार्थीड पॉलिसी उन्होंने क्रिएट कर दी, जो कि सबसे हार्श पॉलिसी थी अब तक की, इनह्यूमेन यानी इंसानियत से जो बहुत ज्यादा दूर होती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है, जिसको जो वो कहते हैं कि शायद ही कभी किसी ने ऐसी पॉलिसी देखी होगी, ऐसी पॉलिसी उन्होंने क्रिएट कर दी। ठीक है, किन लोगों ने, जो साउथ अफ्रीका के वाइट लोग हैं उन्होंने। ठीक है। एंड लास्ट डिकेड, और कहते जब 20th, और ये बात है 20th सेंचुरी के फर्स्ट 10 years की, लेकिन कहते जब 20th सेंचुरी के लास्ट 10 years आए, और जब मैं खुद एट्थ डिकेड यानी 80 years का जब मैं खुद हो गया, तब ये सिस्टम हमने ओवरटर्न किया, इसको हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया, इस अपार्थीड पॉलिसी को और इनके सिस्टम को जो डी वैल्यू करते थे ब्लैक लोगों को, और उसे रिप्लेस कर दिया किससे, राइट्स एंड फ्रीडम से। मतलब सब लोगों को, सारे लोगों को हमने राइट और फ्रीडम दे दिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। बिना इस चीज पे ध्यान दिए, रिगार्डलेस मीन्स इस चीज को बिल्कुल भी हमने अटेंशन पे नहीं किया कि उनकी स्किन का कलर क्या है, हमने सबको राइट्स और फ्रीडम दिए। अब कहते कि द दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। कहते ये जो दिन आया था, ये आया था अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस की वजह से, जो मेरी कंट्री के लोगों ने किए। यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसे सेक्रीफाइसेस जिनको आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो सेक्रीफाइसेस मेरी कंट्री के लोगों ने किए, तब जाकर ये दिन आया फ्रीडम वाला। ठीक है, वो कहते ऐसे लोग जिन्होंने सफरिंग और करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। उन्होंने ऐसी सफरिंग्स सही, ऐसा कुछ उन्होंने टॉर्चर सहा और इतना करेज उन्होंने शो किया जिसे आप कभी काउंट नहीं कर सकते, और ना ही रीपे कर सकते हो। रीपे का मतलब होता है किसी का एहसान उतारना, तो आप इस एहसान को उतार नहीं सकते जो कि उनकी कंट्री के जो लीडर्स थे जिन्होंने किया, जिनकी ऑलरेडी डेथ हो गई, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। अब वो कहते हैं कि आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज फाइनली द सम अप ऑफ। अब वो क्या कहते हैं मैं, मुझे आज ऐसा लगता है और पहले भी लगता है, और कई ऐसे मतलब लीडर्स मेरी कंट्री के रह चुके हैं जिनकी डेथ हो गई, कि मैं उनका एक सम टोटल हूँ अपने अफ्रीकन पैट्रियट्स का। पैट्रियट्स होता है देशभक्त, कि मेरे जो कंट्री के देशभक्त रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, पहले बहुत लंबी लाइन रही है देशभक्तों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो मार्टर्स रहे हैं, शहीद हुए हैं, उन सब का मैं सम टोटल हूं। यानी कि उन सब के बिहाफ पे आज मैं इस फ्रीडम को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, द लॉन्ग एंड द नोबल लाइन एंडेड। अब वो कहते हैं ये जो लॉन्ग और नोबल लाइन थी, लॉन्ग एंड नोबल लाइन उन्होंने बोला है, बहुत लंबी जो लिस्ट है पेट्रियट्स की, कहते चाहे वो खत्म हो गई है, लेकिन आज वो मुझसे दोबारा से स्टार्ट हो रही है विद न्यू डॉन। ठीक है, न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम, नया सूरज चढ़ा है, नया सूरज जो है वो फ्रीडम का है, तो ये दोबारा से स्टार्ट हुई है। लेकिन वो कहते हैं मुझे इस बात का पेन है कि इनमें से कोई भी लीडर अब हमारे बीच, इनमें से कोई भी पैट्रियट नहीं है, मैं उनका थैंक यू नहीं कर पाया, और वो अपने सेक्रीफाइसेस की जो आज की अचीवमेंट है, रॉट का मतलब होता है अचीवमेंट, ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, मतलब अब ये यूज नहीं होता। वो अपनी अचीवमेंट्स जो हैं उनको देख नहीं पाए, मतलब उन्होंने क्या अचीव किया है, क्या फ्रीडम उन्होंने अचीव किया, उसकी क्या फीलिंग होती है, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। अब वो कहते हैं ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसने इतने ज्यादा डीप और लास्टिंग वुंड्स किए मेरी कंट्री और कंट्री के लोगों को। डीप एंड लास्टिंग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक जिनका असर रहता है, और वुंड्स होते हैं जख्म।
ऐसे जख्म वो कहते मेरे कंट्री और मेरे कंट्री के लोगों को दिए हैं कि आने वाले बहुत सालों तक भी हम इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमें प्रोफाउंड हर्ट दिया है। प्रोफाउंड होता है बहुत ज्यादा इंटेंस, डीप एंड स्ट्रॉन्ग हर्ट किया है उन्होंने हमें। तो स्पेशली जिन लोगों ने इस हर्ट को सहा है, एंड्योर किया है, उन्हें इस चीज से रिकवर करना, इसे भूल जाना बहुत मुश्किल है। आने वाली जनरेशंस इसे भूल सकती हैं, क्योंकि शायद उन्होंने इस चीज को चलो नहीं देखा नहीं होगा या सहा नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसे एंड्योर किया है, सहा है, वो तो इसे बहुत सालों तक नहीं भूल सकते। ठीक है। डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन कहते हैं ये जो डेकेड्स निकले, इतने साल निकले ऑपरेशन यानी टॉर्चर के, ब्रुटैलिटी के, ठीक है, ब्रुटैलिटी इज ऑल्सो अनदर वर्ड फॉर एनिमल बिहेवियर, काइंड टॉर्चरस बिहेवियर, ऐसे निकले, तो उनमें से कहते हैं कुछ अच्छा भी प्रोड्यूस हुआ, और वो प्रोड्यूस हुए ये सारे लीडर्स। उन सब लीडर्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, तो ये सारे लीडर्स भी वहीं से प्रोड्यूस हुए, और ये मैन थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी के। ठीक है, इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज थी, विजडम था, ठीक है, इंटेलिजेंस थी, और जेनरोसिटी, काइंडनेस थी इनके अंदर। फाइन। और कहते ऐसे लोगों को दोबारा ढूंढ पाना इज वेरी डिफिकल्ट। अब कहते, लेकिन वो कहते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है, परहैप्स मीन्स शायद, शायद कहते ऐसे कैरेक्टर्स जो निकल के आते हैं इस तरह की सिचुएशन में, जो देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, जो बहुत आम लोगों से डिफरेंट होते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कहते डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन भी एक मेन रीजन है। डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स हाइट्स ऑफ टॉर्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन। इट मीन्स कि जब बहुत ज्यादा टॉर्चर और ऑपरेशन, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तभी लोग अपने कुकून में से बाहर निकलते हैं, तभी लोग अपने घरों में से बाहर निकलते हैं और अपने सही कैरेक्टर को पहचान पाते हैं, अपने पोटेंशियल को पहचान पाते हैं। तब जाके उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर देशभक्ति की कितनी फीलिंग्स हैं और वो कितना सेक्रीफाइस अपने देश के लिए कर सकते हैं। तो एक तरह से वो इस बात को ये कह रहे हैं कि इतने टॉर्चर के कारण ही, इतने ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन के कारण ही ये लोग अपने एक्चुअल कैरेक्टर में आए। अब वो कहते हैं कि मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, मेरी कंट्री रिच है मिनरल्स में, मतलब मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और जेम्स होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड, रूबी, पर्ल्स वगैरह, ये सब पाए जाते हैं बीनीथ द सॉइल, मतलब यहाँ की धरती के नीचे ये सब मिलते हैं। लेकिन कहते हैं मेरी कंट्री की जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो है यहाँ के लोग, क्योंकि वो प्योरेस्ट जो डायमंड होता है उससे भी ज्यादा फाइन है, उससे भी ज्यादा ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया है उन्होंने प्योरेस्ट डायमंड के साथ अपने कंट्री के लोगों का, और उन्होंने उसके लिए एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि ये जो कॉमरेड थे, कॉमरेड यहाँ पे हो गया वर्ड, इसका मतलब हो गया वॉरियर्स, कि ये जो भी वॉरियर, जितने लीडर्स के ऊपर फोटोज और नेम्स दिए हैं उनके लिए वर्ड यूज किया है, जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल किया। और उनसे वो कहते हैं कि मैंने एक चीज सीखी है, और मैंने सीखी कि करेज का मतलब क्या होता है। बार बार, टाइम एंड अगेन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन। वो कहते हैं बार बार मैंने मेन को, विमेन को अपनी जान गवाते हुए देखा, अपनी जान नछावर करते हुए देखा, सेक्रीफाइस करते हुए देखा फॉर एन आइडिया। मतलब किसी भी एक बात पे अगर वो डिटर्मिन्ड हो जाते थे कि वेदर दे वर इन फेवर और अगेंस्ट, तो वो उसके लिए स्टैंड लेते थे, चाहे फिर उनकी जान चली जाए। तो कहते हैं मैन जो है स्टैंड लेते थे अटैक्स के अगेंस्ट, टॉर्चर के अगेंस्ट, लेकिन टूटते नहीं थे, यानी हार नहीं मानते थे, अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो करते थे, रेजिलियंस दिखाते थे। रेजिलियंस होता है द अबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मीन्स किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे वो डील कर लेते थे, और उसका जो उनके ऊपर असर होता था, जो भी उस प्रॉब्लम की वजह से उन्हें सहना पड़ता था, उससे बहुत जल्दी वो बाहर निकल जाते थे, उभर जाते थे उससे बहुत जल्दी। डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाइज का वैसे मतलब होता है रिफ्यूज करना। तो कहते हैं मैंने अपनी आंखों के सामने इतने मेल्स फीमेल्स को अपनी जानें गवाते हुए देखा है सिर्फ कंट्री के फ्रीडम के लिए, कि आप तो उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। लेकिन कहते हैं मैंने उनसे डेफिनेशन सीखी है करेज की। करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है, डर तो वो कहते हैं सबके अंदर होता है, लेकिन करेज का मतलब होता है डर को जीत लेना, कॉन्कर्स दैट फियर।
डर कहते हर इंसान के अंदर होता है, ब्रेव इंसान के अंदर भी डर होता है। एक जो लेमैन है, कॉमन मैन है, वो उस डर के पार नहीं जा पाता, उसको जीत नहीं पाता, वो डर में ही रह जाता है। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, वो उस डर को कॉन्कर कर लेता है, उसको ओवरकम करके अपनी ब्रेवरी से जो हासिल करना चाहता है वो कर लेता है। अब वो कहते हैं कि किसी भी पर्सन का जब बर्थ होता है, तो बर्थ के समय ही उसको हेट करना नहीं आता होता। स्पेशली कलर ऑफ द स्किन उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, ना ही किसी का बैकग्राउंड मैटर करता है। अगर हम छोटे बच्चों को देखें, छोटे बच्चे जब आपस में फ्रेंडशिप्स करते हैं, खेलते हैं, तो आपने देखा होगा वो कभी भी एक दूसरे के कलर को अटेंशन नहीं देते। ना ही वो एक दूसरे से ये पूछते हैं कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, या तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, या तुम्हारी कंट्री क्या है। उनको सिर्फ साथ से मतलब होता है, कंपनी से मतलब होता है, और वो सिर्फ खेलने में मस्त होते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसका क्या बैंक बैलेंस है, किसकी क्या कंट्री है, किसका क्या नाम है, यहाँ तक कि उनको जेंडर का भी कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, वैसे वैसे नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर होती जाती है, और हम क्या सीख जाते हैं, लर्न टू हेट। एक दूसरे से नफरत करना सीख जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ठीक है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जैसे हेट करना सीखा जा सकता है, तो लव करना भी तो सीखा जा सकता है। और लव तो एक ऐसी चीज है जो नेचुरली हमारे अंदर आ जाती है, हमारे हार्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है। अब वो आगे कहते हैं इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स। ग्रिमेस्ट का मीनिंग क्या होता है, अनप्लेजेंट। कहते हैं जब मैं प्रिजन में था, क्योंकि नेल्सन मंडेला नियर अबाउट, मतलब नॉट मैं एग्जैक्टली बोल रही, नियर नियर अबाउट शायद 28 ईयर्स तक वो प्रिजन में थे। वाइट्स ने उनको प्रिजन में डाला हुआ था, और वो प्रिजन भी बहुत ज्यादा हॉरिफिक थी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ काला पानी की सजा होती थी वैसे। तो वो इस प्रिजन में थे, और वो कहते मेरे जो कॉमरेड्स थे, मेरे साथ जो मेरे साथी थे, हमें हमारी लिमिट्स पे पुश किया जाता था। पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर एबिलिटी टू बियर पेन। लिमिट्स पे पुश करने का मतलब है इतना ज्यादा पेन कर देना, किसी को इतना टॉर्चर करना कि सामने वाले की हालत बिल्कुल एंड मरने वाली हो जाए, उसका पेशेंस लेवल खत्म हो जाए, इतना। लेकिन कहते हैं उसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं किसी एक गार्ड के अंदर एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाई देता था। ग्लिमर मींस साइन, ग्लिमर का मतलब है साइन, कि कोई ना कोई गार्ड ऐसा होता था जिसमें मुझे कोई ना कोई साइन ह्यूमैनिटी का, इंसानियत नजर आती थी, चाहे एक सेकंड के लिए ही क्यों ना आए। और कहते थोड़ी सी भी जब मुझे इंसानियत किसी गार्ड की आंखों में नजर आती थी, जब हमें मारा जाता था या हमें टॉर्चर किया जाता था, तो कहते वो इतनी सी ह्यूमैनिटी किसी की आंखों में देख के ही मेरे अंदर फिर से रीएश्योरेंस आ जाती थी, और मेरे अंदर फिर से हिम्मत आ जाती थी कि मुझे ये जो स्ट्रगल है अपना, इसको लव के लिए जो स्ट्रगल है, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल है, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब कहते हर इंसान के अंदर अच्छाई है, हर इंसान के अंदर इस अच्छाई की एक फ्लेम है। ठीक है। फ्लेम यानी फ्लेम यानी लौ। ठीक है, लौ होती है ना, कैंडल के ऊपर फ्लेम होती है जो, तो वो कहते हैं हर इंसान के अंदर अच्छाई की एक फ्लेम है, जो कि दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, जिसको मोस्टली लोग छुपा लेते हैं अपनी सेल्फिश डिजायर्स के पीछे। कहते हैं ये फ्लेम छुपाई जा सकती है, लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। कभी ना कभी इंसान की वो जो अच्छाई है, किसी ना किसी सिचुएशन में बाहर निकल ही आती है। अब वो कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। ट्विन का मतलब है टू, दो ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी, ड्यूटीज। ठीक है, दो ड्यूटीज होती हैं। पहली ड्यूटी होती है उसकी उसके फैमिली के प्रति, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति। और दूसरी जो ड्यूटी होती है वो होती है उसकी कंट्री, कम्युनिटी और कंट्री के लोगों के लिए। अब इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी मीन्स जहां पे सबको इक्वल राइट्स हैं, जो कंट्री फ्री है, डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे सबके राइट्स जो हैं वो सिक्योर हैं, ऐसी सोसाइटी में तो वो कहते हैं हर इंसान अपनी ये ड्यूटीज को फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन उसका जो नेचुरल बिहेवियर है। इंक्लिनेशन का वैसे मतलब बेंट होता है, मतलब किस चीज की तरफ उसका ज्यादा बेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज एक आम कंट्री में तो पूरी कर लेगा। लेकिन जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, जो ऑलरेडी अंडर डोमिनेशन चल रही है, उसमें वो कहते हैं ये दोनों ही ड्यूटीज को पूरा करना बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। और स्पेशली अगर वो आम इंसान जो है वो ब्लैक हो, तो ये दोनों ड्यूटीज फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर एक ब्लैक पर्सन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फर्स्ट वाली ड्यूटी ही पूरी करता था, फैमिली, पेरेंट्स या बच्चों के प्रति, तो भी उसको पनिश किया जाता था, तो भी उसे आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट मीन्स अकेला कर देना, अकेला किसी काल कोठरी में उसको डाल दिया जाता था विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन।
ठीक है। सो इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। इनएविटेबल होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी चीज जो है उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल। तो कहते हैं अगर कोई पर्सन अपनी कंट्री के प्रति कोई ड्यूटी करने की कोशिश करता था, उसको उसकी फैमिली से रिप्ड कर दिया जाता था। रिप्ड मीन्स टू रिमूव, बुरी तरह से किसी को किसी कहीं जगह से हटा देना, ठीक है, जिसको हम टीयर और टेयर ऑफ भी बोल देते हैं। तो उसको फैमिली से सेपरेट कर दिया जाता था, उसको घर से सेपरेट कर दिया जाता था और उसे एक अकेली लाइफ, अपार्ट मीन्स सेपरेट, अकेली लाइफ जीने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी जेल में धक्का दे दिया जाता था। अ ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। ट्वीलाइट का मतलब होता है जो सनसेट के समय पे जो बहुत हल्की रोशनी होती है उसको बोलते हैं। तो सनसेट वाली जो रोशनी उसे बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, रिबिलियन का मतलब है वॉयलेंस। तो मतलब उसे एक ऐसी जगह पे डाल दिया जाता जहां पे उसकी जो जिसको जहां पे लाइट बहुत कम आती है और जहां पे उसके ऊपर वॉयलेंस और टॉर्चर बहुत ज्यादा होता हो, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शुरू शुरू में तो मैंने अपनी कंट्री को चूज नहीं किया था, शुरू में तो मैंने अपनी फैमिली को ही चूज किया था, लेकिन जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और लोगों को सर्व करने का अपना सोच लिया कि मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है, तो कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जो फर्स्ट वाली ऑब्लिगेशंस ड्यूटी थी एज सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड, उससे प्रॉपरली फुलफिल मैं नहीं कर पाया। अब वो अपने बचपन को याद करते हैं और बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। टू बी फ्री मीन्स टू बी फ्रैंकली, वो कहते हैं मैं एक बात बताऊं, मैं पुअर फैमिली में पैदा नहीं हुआ था, मैं टोटली फ्री था। मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत अच्छा था, हर दिन मेरा बहुत अच्छा था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाय माय मदर्स हट। कहते कि मेरे मदर की जो हट थी, जो उनका घर था, उसके पास जो फील्ड्स थे उनमें मैं भागता था, दौड़ता था, खेलता था। जो वहां पे क्लियर स्ट्रीम होता है, झरना, जो वहां पे एक झरना था उसमें मैं फ्री था, मैं स्विम करता था उसमें। विलेज में मैं भागता फिरता था। रोस्ट मीलीज, मीलीज ये बोलते हैं भुट्टे को, छल्ली जिसको हम बोलते हैं, कॉर्न, कॉर्न कॉब को। तो उसको रोस्ट करता था, ठीक है, अंडर द स्टार्स, और उसको खाता था, इंजॉय करता था। वहां स्लो मूविंग जो बुल्स थे, उनकी जो ब्रॉड बैक्स थी, यानी कि उनकी जो बड़ी बड़ी बैक थी, पीठ थी, उनके ऊपर बैठता था, घूमता फिरता था, बहुत इंजॉय करता था। और कहते एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स। अबाइडेड होता है स्टिक रहना, एडहेयर करना, फॉलो करना, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने अपने फादर का कहना माना है, मैंने अपने कस्टम्स को फॉलो किया है ऑफ माय ट्राइब, मेरा जो ट्राइब था, मेरी जो कम्युनिटी थी, उसको माना। तब तक तो जब तक मानता रहा तब तक तो कहते हैं मुझे ना तो लॉ ने परेशान किया कंट्री के और ना ही भगवान ने, मतलब ना तो मेरी किस्मत में कुछ खराबी हुई और ना ही खराबी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम वाइट्स की जो गवर्नमेंट थी उनकी। अब कहते हैं जब, लेकिन कहते हैं जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ मेरे बॉयहुड पीरियड में कि मेरा जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन है, यानी कि एक भ्रम है। समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो देखने में तो हमें लगता है कि सचमुच में है पर होती नहीं है। ये मैं एग्जांपल कई बार देती हूँ एल्यूजन वर्ड के लिए। जैसे अंधेरे कमरे में आपका पैर रस्सी पे आ गया और आपको लगा कि स्नेक है और आप एकदम से शाउट करने लगे, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई तो आप काम हो गए, काम डाउन हो गए, क्योंकि वहां पे स्नेक नहीं, आपको पता लग गया कि वो रस्सी है। तो आपको वहां पे एक भ्रम हो गया है, ठीक है। होपफुली मेरे हिंदी स्पेलिंग सही हो। तो वो कहते हैं कि जब मैं अपने बॉयहुड में आया तो मुझे पता चला कि मेरा जो फ्रीडम है वो एक भ्रम है। ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। उन्हें लगने लगा कि उनका जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी उनसे ले लिया गया है और अब वो उस फ्रीडम के लिए तरसने लगे, हंगर फॉर इट, ठीक है, तरसने लगे। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी जो कंट्री है एक्चुअल में वो उसकी कंट्री में उसको कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स उसको मिल ही नहीं रहे, कंट्री ऑलरेडी किसी के डोमिनेशन के अंडर है। अब वो कहते हैं शुरू शुरू में तो मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था, फॉर माई सेल्फ। किस तरह का फ्रीडम चाहता था? द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी होता है जो परमानेंट ना हो, इस तरह का फ्रीडम चाहता था कि मैं लेट नाइट घर आऊं तो मुझे कोई कुछ ना कहे, ठीक है। जो चाहूं वो पढूं, मुझे कोई रोके ना, जो चाहूं वो चूज करूं। अब यहाँ पे चूज वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया, इसको हम चोज कहते हैं।
गो वेयर आई चोज, जहां जाना चाहूं वहां जाऊं, कोई ना मुझे रोके। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। ठीक है, लेटर वो कहते हैं वो जोहान्सबर्ग में रह रहे थे, वो वहां के एक सिटी का नाम है। यर्न होता है किसी चीज के लिए तरसना, लॉन्ग करना किसी चीज के लिए कि ये मुझे मिल जाए। तो वो कहते हैं मैं अपने फ्रीडम के लिए तरस रहा था कि मुझे फ्रीडम मिले, मैं अपना पोटेंशियल दिखाऊं, मैं अपनी खुद की कमाई करूं, मैं शादी करूं, मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हों। तो वो ये सारा कुछ चाहते थे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है ब्लॉक्ड। ठीक है, कि एक लॉफुल लाइफ है जिसमें कोई कुछ क्राइम नहीं कर रहा, उसमें ये सारे फ्रीडम हम सबको ही होते हैं और वो भी ये सारे फ्रीडम चाहते थे। बट लेकिन कहते हैं स्लोली उनको ये समझ में आने लगा कि फ्रीडम सिर्फ उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स, किसी के भी पास फ्रीडम नहीं है। और उनकी कंट्री में जो फ्रीडम है वो कर्टेल कर दिया गया है। कर्टेल मीन्स रिड्यूस कर देना, रिड्यूस किया गया है। एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड, और वो कहते हैं जिस भी अपनी कम्युनिटी के जिस भी इंसान की तरफ मैं देखता और उनके साथ जो बिहेवियर वाइट लोग कर रहे थे वो देखता, तो मुझे पता चला कि उनका फ्रीडम है ही नहीं या बहुत ज्यादा रिड्यूस है। वो कहते उस समय फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। और तब कहते मुझे क्या पता चला, दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब वो कहते कि तब मेरा जो हंगर था जिसमें मैं सिर्फ अपने लिए पहले फ्रीडम चाह रहा था, अब वो चेंज हो गया और अब मैं फ्रीडम किसके लिए चाह रहा हूँ, फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री। अब मुझे उनके लिए फ्रीडम चाहिए। अब वो कहते कि मेरे अंदर ये जो डिजायर आ गई थी कि मुझे अपने कंट्री के लोगों को फ्रीडम दिलाना है। ठीक है, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। डिग्निटी मैंने आपको पहले भी बताया, डिग्निटी का मतलब रिस्पेक्ट होता है। मैंने उन्हें आजादी दिलवानी है, उनकी जो डिग्निटी खो गई है, जो छीन ली गई है, उनकी रिस्पेक्ट उन्हें वापस दिलवानी है। एंड अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड मीन्स इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, वैसे एनिमेटेड मूवीज हम बोल देते हैं कार्टून मूवीज को, लेकिन यहाँ है एनिमेटेड का मतलब फुल ऑफ एनर्जी या फिर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने कंट्री के लोगों को उनकी रिस्पेक्ट और फ्रीडम वापस दिलाना चाहता था। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और खुद की भी रिस्पेक्ट वापस चाहता था ताकि मेरी जो लाइफ है और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ एनर्जी हो जाए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, और कहते यही जो मेरी डिजायर थी, ये जो मेरी इच्छा थी, इसने क्या कर दिया, इसने मुझे एक डरे हुए इंसान से, एक फ्राइटेंड इंसान से एक बहुत ही बोल्ड इंसान बना दिया। दैट ड्रोव वर्ड बनता है ड्राइव वर्ड से, ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन। तो ये V2 सेकेंड फॉर्म है ड्राइव की। और इसने कहते क्या किया, इस डिजायर ने मुझे क्या कर दिया, लॉ अबाइडिंग अटर्नी। अटर्नी मींस लॉयर, यानी कि ही वाज अ लॉयर फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने पहले जो स्टडी की थी वो लॉ की स्टडी की थी, कि लॉ अबाइडिंग होता है कानून को मानने वाला, अटर्नी होता है लॉयर। तो कहते मैं कानून को मानने वाला एक लॉयर था, लेकिन जैसे ही मेरी ये डिजायर आई कि मुझे अपने देश को फ्री कराना है, तो मैं क्रिमिनल बन गया। मतलब वो एक्चुअल में क्रिमिनल नहीं बने, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें क्रिमिनल का दर्जा दे दिया कि ये तो भाई एक क्रिमिनल। और उनकी इस डिजायर की वजह से एक फैमिली लविंग हस्बैंड को टर्न कर दिया गया विदाउट होम। मतलब कि एक फैमिली मैन को, जो फैमिली को डेडिकेटेड पर्सन थे, उनको होमलेस कर दिया गया और उन्हें अकेला कर दिया गया। उनकी लाइफ जो है, अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। मंक हम बोलते हैं संत महात्माओं को, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। तो वो कहते हैं मेरी लाइफ को ऐसा कर दिया गया। और किसने करा किसने किया, ये वाइट गवर्नमेंट जो उस टाइम थी उन्होंने कर दिया। अब वो कहते हैं आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। यानी कि यहाँ उन्हें जेल में डाल दिया गया है, ये वो बात कर रहे हैं। वर्चुअस होता है हमारे अंदर गुण होना, वर्च्यू का मतलब है हमारे अंदर कोई क्वालिटी का होना। अब वो कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो मेरे से नेक्स्ट मैन मुझे दिख रहा है वहां पे, मीन्स कहने का कि किसी आम आदमी से ज्यादा मेरे अंदर कोई वर्च्यू नहीं था और ना ही कोई सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बिहेवियर था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन वो कहते हैं मेरे अंदर एक डिजायर थी और वो ये थी कि मैं लिमिटेड फ्रीडम और पुअर फ्रीडम जो दिया गया था, आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, तो वो उसको मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और स्पेशली जब मुझे ये भी एहसास होता था बार बार कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो मेरे पास जो लिमिटेड फ्रीडम था भी एज लॉयर जो था, वो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने उसको सेक्रीफाइस कर दी।
अब वो कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो इनडिविजिबल है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इनडिविजिबल होता है, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, कि फ्रीडम जो है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर आप, वो कहते हैं आप मेरे कंट्री के एक इंसान के गले में चेन डालते हो, ठीक है, द चेन्स ऑन एनीवन, तो वो चेन मेरे भी गले में है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक पर्सन का भी फ्रीडम कंट्री में छीना जाता है तो इट मीन्स सबका ही फ्रीडम छीना गया है, ठीक है। चेन्स ऑन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, ठीक है, किसी भी इंसान के पे या सब पूरे जो उनकी वहां के ब्लैक कम्युनिटी है उनके ऊपर अगर ये चीज की जाती है कि उनके फ्रीडम को चेंड किया जाता है, शैकल्ड किया जाता है उसको, तो वो कहते हैं कि इसमें मैं ये मानूंगा कि मुझे भी शैकल किया गया है, ठीक है। ये इनडिविजिबल चीज है, मैं ये नहीं मानूंगा कि सिर्फ चेन एक इंसान को पहना दी गई तो मुझे क्या लेना देना, उसको पहनाई है, मेरा क्या जा रहा है। वो कहते हैं ऐसा एटीट्यूड हमारा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ जी, अब ये लास्ट पैराग्राफ है इस लॉन्ग चैप्टर का और ये प्रॉपरली फिलोसफिकल पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है मस्ट बी लिबरेटेड, दोनों को ही फ्री होना चाहिए। ऑपरेस्ड होता है जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और ऑपरेसर होता है जो टॉर्चर को कर रहा है। तो वो कहते हैं दोनों ही फ्री होने चाहिए, क्योंकि एक जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है ऑब्वियसली वो तो प्रिजनर है ही, लेकिन जो पर्सन टॉर्चर कर रहा है वो भी प्रिजनर है। किस चीज का? हेट्रेड का। उसका दिल 24 घंटे 24/7 हेट्रेड से भरा हुआ है, ठीक है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडिस होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। जब हम किसी चीज या इंसान को पसंद नहीं करते, लेकिन ना पसंद करने का हमारे पास कोई रीजन ही नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं है कि हम उसको क्यों नहीं पसंद करते। अगर हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें तो हमारे पास अगर कोई आंसर नहीं आता तो हमारी जो हेट्रेड है वो बेबुनियाद है उस पर्सन के प्रति, ठीक है। तो कहते हैं ये जो ऑपरेसर है, जो हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं लोग, वो खुद भी प्रिजनर्स हैं हेट्रेड के, उनके अंदर हेट्रेड भरी हुई है, जिससे वो खुद ही अंदर बेचारे घुटते रहते हैं। उनके अंदर प्रेजुडिस भरी हुई है, नैरो माइंडेडनेस भरी हुई है। बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है कि वो एक ऐसी जेल में बंद है। बार्स मीन्स जो लोहे के बार्स होते हैं और वैसे जेल को बार बोला जाता है, ठीक है। तो वो ऐसी जेल के अंदर बंद हैं, मीन्स उनके मन की जो जेल है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? हेट्रेड भरी हुई है, प्रेजुडिस भरा हुआ है, नैरो माइंडेडनेस भरी हुई है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं अपने आप को फ्री कैसे मान लूं अगर मैं किसी और का फ्रीडम का टेल कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ या खत्म कर रहा हूँ। तो मैं खुद फ्री कैसे हुआ? मेरे अंदर भी तो हेट्रेड भरी हुई, मैं किस चीज का प्रिजनर हुआ? हेट्रेड का, ठीक है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे कहते हैं मुझसे मेरा फ्रीडम ले लिया जाए तो मुझे प्रिजनर बना लिया जाए तो मैं प्रिजनर हूं, लेकिन जो मुझे प्रिजनर बना रहा है वो भी तो दिन रात मुझे तंग करने के बारे में सोच रहा है, वो अपने बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा, ठीक है। उसके अंदर सेल्फ लव तो है ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना सारी एनर्जी मुझ में इन्वेस्ट कर दी हुई है कि इसको कैसे तंग किया जाए। तो वो बेचारा अपने थॉट्स का प्रिजनर है, उसके थॉट्स इतने नेगेटिव हैं कि उसको जिंदगी में अच्छा इंसान बनने ही नहीं दे रहे। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब कहते हैं जो ऑपरेस्ड होता है, जिसके ऊपर टॉर्चर होता है वो, और ऑपरेसर होता है जो टॉर्चर करता है वो, दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी जो है, उनकी जो ह्यूमैनिटी इंसानियत है उसको चोरी कर लिया गया है। रॉब्ड मीन स्टील, उसको स्टील कर लिया गया है, ठीक है। ऑपरेस्ड की तो जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसको किसने स्टील किया है? ऑपरेसर ने। लेकिन ऑपरेसर के अंदर की जो इंसानियत है उसको उसके थॉट्स ने स्टील कर लिया है, उसके नेगेटिव थॉट्स ने स्टील किया है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स। आई होप ये पैरा आपको क्लियर हो गया होगा एंड आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम और इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई नो वीडियो काफी लंबा बना है क्योंकि चैप्टर ही लंबा है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।